सर्दियों में तीन बहुओं का जुगाड़। आशा के घर में उसकी तीन बहुएं थीं और तीनों ही बहुत समझदार थीं। उसकी तीनों बहुओं का नाम काजल, कंचन और कीर्ति था। संयोग से तीनों ही सगी बहनें थीं और आशा ने अपने तीनों बेटों के लिए उन बहनों को चुना था। एक दिन आशा अपने घर में बैठकर अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। अब बस मेरी बहुएं मुझे पोता पोती का मुंह दिखा दे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे इस जीवन का मकसद पूरा हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आशा बहन। संयोग से भगवान ने तुम्हारे पति को तो छीन लिया, लेकिन बदले में तुम्हें तीन बेटे के रूप में अनमोल रत्न दिए और तुम्हारे तीनों बेटे बहुएं भी बेटियों से कम नहीं है। कितने अच्छे से ध्यान रखती है वो तुम्हारा। सो तो है बहन, मेरी तीनों बहुएं बेटियों से कम नहीं है। भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। इस तरह आशा और पड़ोसन दोनों ही साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद अब पड़ोसन वहां से बातें करने के बाद चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ जाता है और तीनों ही बहुएं अपनी झोपड़ी के अंदर बैठी होती हैं और ठंड से ठिठुर रही होती हैं। इतनी ठंड देखकर वो तीनों आपस में बातें करते हुए कहती हैं, अब हम क्या करें, सर्दियों का मौसम आ गया है और फिर से हमें उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो परेशानियां हमें हर साल झेलने को मिलती हैं। अब तो माँ जी का शरीर भी कमजोर होने लगा है। वो इतनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। मुझे माँ जी की बहुत चिंता है। सर्दियों के मौसम में उनका सर्दी जुकाम काफी बढ़ जाता है क्योंकि उम्र के साथ उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। मैं माँ जी के लिए पहले से काढ़ा बनाकर रख दूंगी ताकि मैं उन्हें गर्मा गर्म काढ़ा देती रहूं, जिससे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि एक पल को इस ठंड में हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन माँ जी ये ठंड नहीं झेल पाएंगी। तो बिल्कुल ठीक कहती हो कीर्ति, माँ जी ये ठंड नहीं झेल पाएंगी। अब हम ही कुछ करते हैं, लेकिन क्या? तीनों बहुएं ऐसे ही चिंता कर रही थीं, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया था। सर्दियों के मौसम में उनके पतियों की खेती भी कम हो जाती है और उन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण तीनों बहुओं के पति काम पर नहीं जाते। तभी कीर्ति उन सब के लिए काली चाय बनाती है, जिसे देखकर सबसे बड़ा बेटा प्रदीप कहता है, ये क्या कीर्ति, तुम काली चाय बनाकर लाई हो? मुझे कड़वी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और काली चाय बहुत ज्यादा कड़वी होती है, इसे पीने में भी परेशानी होती है। प्रदीप जी, घर में बिल्कुल भी दूध नहीं था तो मैं आपके लिए दूध वाली चाय कैसे बना देती। अभी के लिए ये पी लीजिए। मैंने पड़ोसन से मांग कर इसमें अदरक डाली है, जो कि आपकी सेहत को भी फायदा देगी। मैंने माँ जी को भी यही पीने के लिए दिया है, इसलिए आप आज ये पी लीजिए। कल आपके पास पैसे आए तो कल मैं आप लोगों के लिए दूध वाली चाय बना दूंगी। कीर्ति की बात सुनकर प्रदीप कुछ नहीं बोलता, क्योंकि प्रदीप भी घर की सारी परेशानियों को अच्छे से समझता था, इसीलिए वो काली चाय पी लेता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और तीनों बहुएं यही सोचकर परेशान थी कि अब आगे का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं आपस में बात कर रही थीं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हमें इस ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो बैठाना होगा। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर हमेशा क्या करें? ऐसा कौन सा जुगाड़ लगाएं जिससे सब कुछ थम जाए या इस ठंड में आराम मिल जाए? सब हो जाएगा काजल, क्योंकि हम माया की तीन जुगाड़ू बहू जो है, तो भूल गई जब हम अपने मायके में थी तब भी तो हम जुगाड़ में कितना ज्यादा कुछ करती थी। लेकिन अब हमें अपने ससुराल के बारे में भी सोचना होगा। अगर ऐसे ही ठंड पड़ती रही ना तो माँ जी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और याद है ना कि विदाई के समय हमारी माँ ने हमसे क्या कहा था, और हमें माँ जी का अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी सास ही अब हमारी माँ है और अपनी माँ की रक्षा और सेवा करना हमारा कर्तव्य। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कंचन, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब हमें अपने तरीके से सारा जुगाड़ कुछ बैठाना होगा। अब तीनों जुगाड़ू बहुओं ने सोच लिया कि वो ठंड से बचने की हर तरह से जुगाड़ करेंगी। कंचन गांव की नदी से पानी भरने के लिए जा रही होती है। तभी उसे धान की कुछ फसल काटते हुए मोहन काका नजर आते हैं। वो मोहन काका के पास जाती हैं और कहती हैं, मोहन काका, हमारी झोपड़ी कच्ची है और इसलिए हमें थोड़े धान की जरूरत है। अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या आप हमें थोड़े से धान दे देंगे? हम इससे अपनी झोपड़ी को पक्का कर लेंगे और हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं कंचन बिटिया,
वैसे भी जब तुम्हारे ससुर जी जिंदा थे तो वो हम सब गांव वालों की मदद करते थे। हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं बेटा। अब कंचन बहुत सारी धान लेकर आ जाती है और मोहन भी उसके घर बहुत सारी धान छुड़वा देता है, जिसके बाद कंचन धीरे धीरे वो सारी धान अपनी झोपड़ी के ऊपर लगा देती है, जिससे झोपड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है और उसके अंदर न ही ठंड घुस रही थी और न ही बारिश की बूंदें। अब झोपड़ी के अंदर बैठी हुई आशा कहती है, अरे बाबा, इस झोपड़ी के अंदर तो अब बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हो रही। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड में भी मुझे एक अजीब सा सुकून हो। ये तो कुछ भी अच्छी नहीं है। मैंने तो गोबर का इस्तेमाल भी किया है ताकि हमारी झोपड़ी की छत पक्की हो जाए और उसके बाद मैं इस पर प्लास्टिक की पन्नी लगा दूंगी, जिससे झोपड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और जिससे ना ही इसमें बिल्कुल भी पानी घुसेगा और ना ही हवा। कंचन, तुम तो बहुत समझदार हो। ये सुझाव तो आज तक हमें भी नहीं आया और तुम लोगों ने बहुत ही कमाल का तरीका निकाला है ठंड से बचने का। वाह! ऐसे कैसे ये तरीका नहीं निकलता? आखिर ये भी तीनों मेरी जुगाड़ू बहुएं जो हैं। एक दिन आशा ने अपनी तीनों बहुओं को अपने पास बुलाकर कहा, बहुओं, अब ठंड बढ़ गई है, इसलिए हमें इसका कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। तो एक काम करो, उस संदूक के अंदर जितनी भी कंबल और चादरें रखी हैं तुम उन पर धूप लगा दो ताकि ठंड पड़ने से पहले ही कम से कम उसे ओढ़ कर तो सो जाएं। माँ जी, वो सारे कंबल और चादर तो बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं और जगह जगह से फटे हैं। उसमें तो हमारी ठंड बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। बहू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि एक नया कंबल और चादर खरीद सके। अब मैं क्या करूं? तभी कीर्ति कुछ देर कुछ सोचती है और उसके बाद मुस्कुराते हुए चुटकी बजाती है और कहती है, माँ जी, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके जुगाड़ू बहुए हैं ना, आप ही चिंता भी हम पर छोड़ दीजिए। कंबल स्वेटर का क्या करना है, हम बस खुद ही देख लेंगे। आशा भी ये बात सुनकर उम्मीद में मुस्कुरा देती है, जिसके बाद में अब कीर्ति गांव के कृपाल काका के पास में जाती है, जो अक्सर ही अपनी फसल शहरी लोगों को बेचा करते थे। उनके पास बहुत सारे जूट के बोरे थे, जिसे कीर्ति लेकर आ जाती है, जिसके बाद अब वो तीनों बहनें मिलकर जूट के कंबल सिलती हैं, जूट के स्वेटर बुनती हैं और जूट की एक शॉल बनाकर अपने साथ आशा को दे देती हैं। आशा ने जैसे ही उस शॉल को ओढ़ा तो कहने लगी, बहू, ये शॉल भले ही देखने में सुंदर दिख रही हो, लेकिन बहुत ही नरम और बहुत ही मजबूत है। इसमें तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। जब तक आपकी तीनों जुगाड़ू बहुएं आपके पास है, तब तक आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अब आशा के सारे घर वाले ऐसे ही जूट के स्वेटर और कंबल का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। आशा ये सब देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने पति की तस्वीर के आगे रोते हुए कहती है, अजय, अगर आप जिंदा होते तो हमारे घर में इतनी ज्यादा खुशियां देखकर कितने ज्यादा खुश होते। मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं और मजाक में बोलूं तो बहुत ही ज्यादा झगड़ालू भी। तभी तो उन्होंने कितने अच्छे से जुगाड़ से हमारी सर्दियों से बचाव की तैयारी कर दी है। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं साथ में गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाती हैं। तभी वहां उन्हें उनकी दोस्त रिया मिलती है और कहती है, अरे कंचन, कीर्ति, काजल, कैसी हो तुम? वैसे मैंने सुना है कि किस्मत की मार तो तुम पर बहुत ही ज्यादा बुरी पड़ी। माँ बाप तो तुम्हारे गरीब थे ही और तुम्हारी शादी भी गरीब घर में हो गई। बहुत बुरा लगा मुझे तुम्हें देखकर। भले ही हमारी शादी गरीब घर में हुई हो, लेकिन हम तुमसे ज्यादा खुश हैं। मैंने सुना था कि तुम्हारे माता पिता ने पैसों के लालच में तुम्हारी शादी किसी और अमीर बूढ़े से करवा दी। ये बात सुनकर रिया बहुत बुरी तरह चिढ़ जाती है और कहती है, भले ही मेरा पति बूढ़ा और गंजा है, लेकिन मुझे जीवन के सारे ऐशो आराम देता है और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तुम्हें तो पता चलेगा जब सर्दियाँ पड़ेगी और तुम्हारे पास सर्दी से बचने के लिए हीटर तक नहीं होगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो, तुम्हारे पास तो हीटर ही कहाँ से आएगा। रिया ये बात बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद काजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कंचन कहती है, बस बहुत हो गया, हमें रिया को दिखाना होगा कि हमारे पास भी सर्दियों से बचने का जुगाड़ है। तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक मटके वाला नजर आता है और कंचन उस मटके वाले के पास रुक जाती है और उससे एक टूटा हुआ मटका लेकर आती है, जो कि मटके वाला उसे फ्री में दे देता है। आशा अब तीनों बहुओं को टूटे हुए मटके के साथ आता देखती है तो पूछती है, ये सब क्या है बहुओं?
तुम ये टूटा फूटा हुआ मटका लेकर क्यों आ गई हो? ये हमारे किस काम का? आज आपके तीनों जुगाड़ू बहुएं मटका लेकर आई हैं, तो जरूरी है कि किसी न किसी काम से तो आया होगा। जब इसमें लकड़ियां काट कर आग लगाएंगे, जिससे कि हमारे घर में गर्मी हो जाएगी और हमें ठंड से बचाव हो जाएगा। अब तीनों बहुएं मिलकर उस मटके के अंदर लकड़ियां डालकर आग जला लेती हैं, जिससे कि घर के अंदर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आशा संदूक में से स्वेटर निकाल कर देखती है तो सच में उसमें जगह जगह चूहे ने कुतर दिया था। अब आशा ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, देखो ना बहू, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि घर में तो हम जुटकर स्वेटर बनकर काम चला लेंगे, लेकिन कम से कम हम बाहर जाएंगे तो ये स्वेटर पहनकर तो जा पाएंगे, लेकिन ये भी चूहे ने खा लिया। अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन मीरा आती है। उसने अपने घर में खीर बनाई थी। वो खीर देते हुए कहती है, ये लो आशा, आज मैंने घर में खीर बनाई थी। मेरी बेटी का जन्मदिन था तो राशन के चावल पड़े थे और थोड़ा सा दूध था, तो मैंने बतासे डालकर खीर बनाई तो आपके लिए भी लेकर आ गई। तुम बहुत अच्छी हो मीरा बहन, जो हर गम में खुशी ढूंढ लेती हो, बिल्कुल मेरी 3 जुगाड़ू बहुओं की तरह। देखो इस कड़ाके की सर्दी में भी हमारी बहुओं ने कितने अच्छे से जुगाड़ करके घर को कितना गर्म किया है। ये बात तो है आशा बहन, तुम्हारी तीनों बहुएं हैं बहुत ही गुणी। मीरा ये बोलकर जाने लगती है कि तभी कंचन उसे जाते हुए रोक लेती है और कहती है, मीरा आंटी, आप तो सिलाई का काम करती है ना? आपके पास तो करोड़ों की कतरन बची होंगी ना? हाँ कंचन बिटिया, बच तो जाती है, लेकिन इतने कपड़ों की कतरन का मैं क्या करूंगी, इसलिए कुछ फेंक देती हूँ, कुछ अपने पास रख लेती हूँ। मीरा आंटी, क्या आप मुझे अपनी कपड़ों की कतरन दे सकती हैं? वो हमारे कुछ काम आ जाएगी। काजल बिटिया, मुझे तो कपड़ों की कतरन देने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आखिर तुम कतरन का करोगी क्या? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब मीरा काजल के साथ अपने घर जाती है और उसे कपड़ों की कतरन दे देती है, जिसके बाद कंचन अपनी टूटी फूटी सिलाई मशीन को निकालकर साफ करती है और जितने भी स्वेटर फटे हुए थे वहां उस हिस्से पर कतरन लगाकर सिल देती है और वो स्वेटर पहनने के लायक हो गए थे। आशा ने एक स्वेटर पहना और कहा, बहुओं, अब तो ये बहुत ही ठीक लग रहा है और इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तुम सारे स्वेटर को ऐसे ही तैयार कर दो, कम से कम मेरे तीनों बेटों को काम पर जाने में अजीब तो नहीं लगेगा। अब काजल, कंचन और कीर्ति मिलकर सारे स्वेटर तैयार कर देती हैं और पूरा परिवार कतरन वाली स्वेटर पहनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी और ओस आसमान में छाई हुई थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक दिन उनकी पड़ोसन अनीता उनके घर आई और कहने लगी, अरे कंचन बहन, मैंने देखा है कि तुमने मीरा के पास से कतरन लाकर कितने सुंदर सुंदर स्वेटर बनाकर तैयार किए हैं। क्या तुम मेरे परिवार के लिए भी ऐसे स्वेटर बनाकर तैयार कर दोगी? मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, स्वेटर के 100 रुपए दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं अनीता, मैं जरूर तुम्हारे लिए स्वेटर बनाकर तैयार करूंगी। बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शॉल, चादर, रजाई सब बनाकर तैयार कर सकती हूँ। हम तीनों ही जुगाड़ू बहनों को जुगाड़ से बहुत कुछ बनाना आता है। कंचन बहन, अभी तो तुम मेरे लिए 5 स्वेटर तैयार कर दो, लेकिन मैं आस पड़ोस में तुम्हारे इन स्वेटरों के बारे में बताऊंगी और उसके बाद हो सकता है तुम्हारे पास और काम आ जाए। अब अनीता ये बोलकर कंचन को कपड़े देकर चली जाती है और उसके बाद कंचन 2 दिन के अंदर 5 स्वेटर बनाकर तैयार कर देती है और अनीता को दे देती है। धीरे धीरे उसके पास लोग रजाइयाँ, शॉल, चादर, स्वेटर सब बनवाने के लिए आने लगते हैं। अब कंचन, कीर्ति और काजल तीनों ही मिलकर सुंदर सुंदर रजाइयाँ, शॉल, चादर ये सब बनाया करती थी, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन आशा का बेटा मयंक कहता है, माँ, खेती का काम तो बहुत ज़्यादा धीमा हो गया है। अब तो उतना काम भी नहीं होता है जितना गर्मियों के मौसम में हुआ करता था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कंचन, कीर्ति और काजल जो भी शॉल, चादर वगैरह बनाकर तैयार करती हैं, उन्हीं को मैं मार्केट में सप्लाई करने लग जाऊं। अगर हम वो किसी के ठेले पर रखकर बेचने के लिए निकलेंगे तो शायद हमारी थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। मयंक, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। तुम तीनों भाई गांव के अलग अलग कोने में जाकर चादर, शॉल, रजाइयाँ ये सब बेच सकते हो। इससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। वैसे भी सर्दी के मौसम में इन गर्म कपड़ों की बहुत ज्यादा मांग होती है। तो ठीक है ना, मैं जाकर बाबू के ठेले वाले से बात कर लेता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों से वो बीमार है और ठेला नहीं लगा रहा। हम उस ठेले का किराया दे देंगे और ठेले पर ये सारा सामान बेच देंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं।
अब आशा के तीनों बेटे अपनी 3 पत्नियों का बनाया हुआ स्वेटर, शॉल, चादर बेचा करते थे, जिससे उनके घर में आमदनी भी अच्छी होने लगती है। एक दिन तीनों बहुएं जब नदी के किनारे जाती हैं तो वो वहाँ से कुछ मछलियाँ पकड़ लाती हैं और उसे पकाने लगती हैं। आशा ने उन्हें ये करते देखकर कहा, क्या बात है बहुओं, तुम्हें ये मछलियाँ कहाँ से मिल गई? वैसे भी मछलियाँ तो बहुत महंगी होती है। हम जानते हैं माँ जी की मछलियाँ बहुत महंगी होती हैं, इसलिए हमने ये मछलियाँ खुद पकड़ी हैं, वो भी गांव की नदी से, इसलिए हमें तो ये मुफ्त की पड़ी। वैसे भी सर्दी के मौसम में मछली खाने से शरीर ज्यादा देर तक गर्म रहता है। अब हमारे पति गांव में सर्दी में घूमकर अगर शॉल, स्वेटर, चादर बेच रहे हैं तो उन्हें भी तो गर्मी की जरूरत है माँ जी। और वैसे भी अब हमारे घर की हालत बहुत ज्यादा ठीक हो गई है। मैं तो कहती हूँ जैसे ही जिस दिन धूप खिलेगी कुछ मजदूरों को बुलाकर हमारे घर की छत पक्की करवा लेते हैं। वैसे तो हमने जुगाड़ से पक्का काम करवा दिया है, लेकिन ये देखने में थोड़ा बुरा सा लगता है। और अब जब हमारे पास पैसे आ गए तो हम अपने घर की छत को ठीक करवा सकते हैं। ठीक है कीर्ति बहू, जैसा तुम लोगों को लगे। अब तो मैं घर की सारी जिम्मेदारी तुम लोगों को दे देती हूँ और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओगे। ऐसे ही अब आशा की तीनों जुगाड़ू बहुएं सर्दी में अपने जमा किए हुए पैसों से घर की छत को ठीक करवा लेती हैं और उसके बाद उन्होंने पूरे घर में अपने बनाए हुए चादर बिछाए हुए थे ताकि कच्ची जमीन की वजह से उन लोगों को ठंड न लगे। पर एक दिन जब तीनों साथ में बैठी हुई थीं तो कीर्ति ने कहा, हमने पैसे जमा करके घर की छत को तो पक्का कर लिया है, लेकिन चादर बिछाने के बाद भी जमीन ठंडी लगती है। हमें हमारे घर की जमीन को भी पक्का करवा लेना चाहिए। वैसे भी हमने इसे भले ही घास डालकर और अच्छे से गर्म कर लिया है, लेकिन घास की वजह से घर में मच्छर हो जाते हैं। कोई कीड़ा हो तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब हमारा अगला काम होना चाहिए कि हम अपने घर के फर्श को पक्का करवा लें। इसके बाद काजल, कीर्ति और कंचन मिलकर अपने जमा किए हुए पैसों से घर की फर्श को पक्का करवा लेती हैं। अब पूरे गांव में सिर्फ उन्हीं के घर की छत के साथ फर्श भी पक्की थी, जिस वजह से आशा को भी उन तीनों पर बहुत ज्यादा गर्व होता है। अब धीरे धीरे सर्दियां बीतने लगती हैं, लेकिन उनके पास अब जरूरत का सारा सामान उपलब्ध था। घर को गर्म रखने के लिए मटका था, सिर के ऊपर पक्की छत थी, जमीन के नीचे पक्की फर्श थी। आशा ने उन तीनों से कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है और हमारे घर में भी जरूरत का सारा सामान है जो किसी भरे पूरे परिवार में होना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि इस बार हमारी सर्दियाँ हर बार की तरह नहीं गई और तुम लोग और तुम तीनों जुगाड़ू ने इस गरीब बुढ़िया की ठंड को इतना ज्यादा अच्छा बना दिया। माँ जी, लेकिन अब हम जुगाड़ से नहीं बल्कि दिमाग से घर को चलाएंगे। जुगाड़ से हमने पैसे तो कमा लिए हैं, लेकिन अब हम भी वो सारे आराम वाली चीजें लेकर आएंगे जो कि एक अच्छे घर में होती है। हम लोग भी आज तक मटके से लकड़ी जलाकर इस घर को गर्म कर रहे थे, लेकिन अब हम हीटर लेकर आएंगे। तभी कीर्ति का पति पवन कहता है, लेकिन कीर्ति, तुम तीनों जुगाड़ू बहुएं ऐसे ही जुगाड़ू सामान बनाते रहना ताकि हमारी तरह और भी जो जरूरतमंद लोग होंगे और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं इस ठंड से बचने के, हम उन लोगों की मदद कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने पवन। हम लोगों ने तो किसी तरह एक दूसरे का साथ देकर इस मुसीबत की घड़ी में अपने आप को बचा लिया, लेकिन हर गरीब परिवार इस मुसीबत की घड़ी में उतना अच्छे से नहीं रह पाता। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये जुगाड़ू बहुओं का जुगाड़ है। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम कभी नहीं रुकेगा। इसके बाद कंचन, कीर्ति और काजल ऐसे ही धीरे धीरे जरूरत का सारा सामान अपने घर में ले आती हैं, जिससे उनका घर भरपूर चीजों से भर जाता है। लेकिन फिर भी वो कस्टमाइज्ड चादर, स्वेटर, शॉल ये सब बनाना बंद नहीं करती। वहीं धीरे धीरे वो एक बड़े मकान में भी शिफ्ट कर जाते हैं जिसमें जरूरत का सारा सामान था। एक दिन रिया अपनी गाड़ी से जाते हुए उन बहुओं को अपने घर के बाहर हॉल में टहलते देखती है और कहती है, अगर मैं और मेरे परिवार वालों ने अमीर लड़के के चक्कर में मेरी शादी उस गंजे टकले से नहीं करवाई होती और मेरे पास भी इतनी हिम्मत होती कि मैं भी जुगाड़ से अपना घर चला सकती, तो आज मैं भी अच्छे पति के साथ किसी अच्छे घर में बैठी होती। रिया ये बोलकर चली जाती है और कंचन, कीर्ति और काजल ऐसे ही अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ऐसे ही जुगाड़ू सामान बना बना कर खुद की भी मदद करती है और दूसरों की भी।